क्या अब जो आने वाले कुछ चैप्टर है सेकंड थर्ड फोर्थ उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेते एक बार। दूसरा चैप्टर का क्या नाम, शिशु उपनयन अध्याय। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक क्वेश्चन आया था उपनयन का मतलब क्या होता है। तो उपनयन चैप्टर का नाम क्या है, तो ये भी आया था कि शिशु उपनयन अध्याय कौन से बुक की चैप्टर है। तो आप याद रखिए ये कहाँ पे आया है, सुश्रुत के सूत्र स्थान में आया है, ठीक है। शिशु उपनयन अध्याय। और तो इसमें उपनयन का उपनयन कह लीजिए, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ उपनयन शब्द का मतलब क्या आता है, अध्ययन के लिए शिष्य, मतलब शिष्य का गुरु के समीप जाना, यही उपमेय है। तो जो शिष्य है ना, जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर्स के पास जा रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन आया है शिशु उपनयन अध्याय में, ठीक है। एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि चैप्टर का सेकंड चैप्टर शिशु उपनयन है। और उपनयन का मतलब ये होता है कि जो शिष्य अपने गुरु के पास जा रहे हैं शिक्षा के लिए, वही है उपनयन। फिर क्या कह रहा है, आगे देखिए। ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन अब देखिए जो चार जातियां होती है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इसमें से शूद्र का वर्णन नहीं है। तो क्या किया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें से किसी एक को जो उत्तम, मतलब सिर्फ तीन जो जातियां हैं उनको बोला है अध्ययन के लिए, शूद्र को नहीं बोला है, ठीक है। आप लोग चार जानते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं। तो सिर्फ जो शिष्य होंगे कौन कौन होंगे, सिर्फ तीन ही होंगे, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के और वैश्य के। उसके बाद यही तीनों बस अंडरलाइन कर लीजिए ये तीनों। बाकी हिंदी क्या लिखा है देखते हैं, इनमें से किसी एक को जो उत्तम कुल योग ये वगैरह वगैरह लिखा होगा, इसको जाने दीजिए। बट बस याद रखिए तीन जातियां हैं इसमें, ठीक है। ऐसे शिष्य को वेद इस शास्त्र को पढ़ावे, इनसे विपरीत गुण वाले शिष्य को कभी न पढ़ावे। ये जो गुण गुण है हमको याद नहीं रखना है। बस ये जो चार जातियां थी उनमें से सिर्फ तीन को पढ़ाने के लिए बोला है, ठीक है। फिर बाकी उपनयन करने वाला ब्राह्मण शुभ तिथि ये वो सब करके कैसे पढ़ना है, क्या जलाना है, किधर से करना है, ये सब की कोई मतलब नहीं, इसको भी जाने दीजिए। फिर इसमें भी ये भी जाने दीजिए। अब जो दो तीन चैप्टर आएंगे उसमें हम मेन पार्ट स्किप करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्किप करेंगे। अब कह रहा है क्या, ब्राह्मण तीन वर्णों के लड़कों, अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, तो तीन वर्णों के लड़कों को उपनयन कर सकता हूँ। मतलब क्या, मैं तीन वर्णों को पढ़ा सकता हूँ। मैं ब्राह्मण को पढ़ा सकता हूँ, मैं क्षत्रिय को पढ़ा सकता हूँ, और मैं वैश्य को पढ़ा सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि जो ब्राह्मण, अब यहाँ पे तो आया था शिष्य, अब यहाँ पे आया जो टीचर होगा। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है तो तीन वर्ण का मतलब वही हो गया जो तीन जातियां हैं। तो ब्राह्मण तीन वर्णों को उपनयन कर सकता है, क्षत्रिय सिर्फ दो वर्ण का, और वैश्य केवल वैश्य का उपनयन कर सकता है। मतलब ये कह रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय को भी पढ़ा सकता है, ब्राह्मण को भी पढ़ा सकता है, और वैश्य को भी पढ़ा सकता है। लेकिन क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय को और वैश्य को पढ़ा सकता है, उसी तरह वैश्य केवल वैश्य को पढ़ा सकता है। तो ब्राह्मण तीन को, क्षत्रिय दो वर्ण को, और वैश्य केवल एक, मतलब वैश्य को पढ़ा सकता है। अब आगे ये भी लिखा है कि मान लीजिए शूद्र या क्षुद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला हो तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक तथा उपनयन संस्कार के बिना। अब क्या करा है कि जो मान लीजिए शूद्र को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो ना पढ़े, लेकिन कैसे पढ़े, उपनयन संस्कार के बिना ही। मतलब उसका उपनयन संस्कार नहीं कराना, बस उसको आयुर्वेद का अध्यापन करा देना है। संस्कार कैसे करना यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में कि ऐसे दिया जलाओ वैसे वो करो, इसके बिना ही उसको अध्ययन करना है, ठीक है। तो शूद्रों के लिए ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो शूद्रों के लिए उपनयन नहीं है। बाकी सिर्फ तीन जातियों के लिए उपनयन है, ठीक है। जो प्रोसीजर है कह रहे हैं, जैसे हमें स्कूल में एडमिशन कराना है, तो आप मान के चलिए कि जो तीन जातियां ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं और वैश्य है, इनको ना एडमिशन फीस देनी है, ये प्रोसीजर से गुजरना है। लेकिन जो शूद्र है उनको, मतलब जो एस सी एस मतलब ऐसे कुछ होंगे जो लोग होते हैं, उनको मतलब ऐसे ही, मतलब गवर्नमेंट ने उनको पॉलिसी दे दी कि आप पढ़ लीजिए, तो ऐसा कुछ समझ लीजिए इसमें। तो अब उसमें टीचर में क्या करेगा, टीचर सिर्फ तीन जात को, फिर क्षत्रिय सिर्फ दो को, और वैश्य केवल वैश्य को पढ़ा सकता है। अगर शूद्र को पढ़ना है तो वो भी अगर उत्तम कुल का है तो ही पढ़े, और किससे पढ़े, शूद्र से ही पढ़े, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसका उपनयन नहीं होगा। तो ये दो तीन पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। बाकी जो ये जो संस्कार के लिए बोला गया है होतांगे तीन और प्रदक्षिणा, इसको भी जाने दीजिए, इसको नहीं हम पढ़ेंगे। फिर आगे क्या है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैं काट रहा हूँ उसको आप लोग भी काटते जाइएगा, मतलब आप बुक के साइड में काट दीजिएगा, तो बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सर क्वेश्चन सर ये रेफरेंस हमारा पांचवा छठा श्लोक चल रहा है। सर ये एक क्वेश्चन पूछना था सर, एक बार बोलिए। थोड़ा सा वो रिकॉल कर दीजिए, थोड़ा मिसगाइड हो रहे हैं। वर्ण अपनयन में सर आप बताएं थे कि क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य को, वैश्य केवल वैश्य को, ब्राह्मण तीन जातियों को पढ़ाते हैं, उसमें तीन में कौन कौन आएंगे सर? ब्राह्मण में तीन ब्राह्मण को, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण को भी पढ़ा सकता हूँ, क्षत्रिय को भी पढ़ा सकता हूँ, और वैश्य को भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसमें लेकिन अगर शूद्र मैं नहीं आएंगे ब्राह्मण में?
ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ा सकता है। क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ा सकता है। वैश्य केवल वैश्य को पढ़ा सकता है, ठीक है। ठीक शूद्र को तो पढ़ने के लिए ही मना किया गया है। लेकिन अगर उसको पढ़ने का शौक है तो पढ़े, अगर वो उत्तम कुल का है और अच्छा गुण वाला है। लेकिन उसको कौन पढ़ाएगा इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। लेकिन उसको पढ़ना है तो उसको बिना उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं। ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो मेरी ठीक। उच्च जाति है तो मैं 3 वर्णों को पढ़ा सकता हूँ। वर्ण का मतलब वही 3 जाति जो है, ठीक है। फिर आगे ये देखिए कि ये एक श्लोक है कि कब कब नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पढ़ने रहना है। आचार्य चरक ने बोला है कि दिन भर उठा के जब मन करे तब पढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, अकाल में बिजली चमकना, मेघ अर्जन होना, अपने तथा अपने संबंधी राष्ट्र और राजा के आपातकाल में, शमशान में, सवारी में, वन स्थान में, युद्ध के समय, महोत्सव में तथा उत्पात के दिन, तथा जिन दिनों में ब्राह्मण अनध्याय रखते हो उन दिन में एवं अपित अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। देखिए, चरक ने क्या बोला है कि जितना मौका मिले आप 24 आवर में, आपको अगर 24 घंटे पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़िए। लेकिन सुश्रुत सुश्रुत ने बोला नहीं भाई, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है राहुल, जब कृष्ण पक्ष हो तो उस दिन ही पढ़ना है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही पढ़ना है, कृष्ण की समाप्ति के 2 दिन ही पढ़ना है। फिर मान लीजिए अभी जैसे वर्ल्ड वॉर 3 चलेगा तो उसमें जैसे बोला ना कि यहाँ पे उत्पात मचा हुआ तो उसमें भी नहीं पढ़ना है। शमशान में जाके ऐसा नहीं कि बगल में शमशान है वहां जाके किताब निकाल के पढ़ाई कर रहे हैं। तो सुश्रुत ने कुछ ऐसी चीजें मेंशन की है जहाँ पे बोला गया है कि इस टाइम पे नहीं पढ़ो। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था शिशोपनयन। शिशोपनयन में यही इंपॉर्टेंट था कि सुश्रुत का सेकंड चैप्टर है। और उपनयन का मतलब ये होता है कि जो अध्ययन के लिए शिष्य गुरु के पास जाते हैं। फिर इसमें बोला है कि सिर्फ 3 जो वर्ण होते हैं, जो 3 वर्ण है उन्हीं को अध्ययन के लिए बोला गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसमें से भी जो इन तीन जैसे ब्राह्मण है कोई ब्राह्मण कोई शिक्षक है तो सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ा सकता है। क्षत्रिय सिर्फ गुरु को, और वैश्य केवल वैश्य को पढ़ा सकता है। यही इसमें हमको देखना था। और बाकी कब नहीं पढ़ना चाहिए इस चैप्टर में ये बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सर चैप्टर। आप अष्टमी को और चतुर्दशी अमावस को ऑफ थोड़ी रखेंगे सर आपसे। नहीं, मैं चरक को फॉलो करूंगा क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तुम सुश्रुत ठीक को है फॉलो सर। मत करो। ठीक है। हाँ, गाय चिकित्सक बनना है या शल्य चिकित्सक बनना है आपको? हाँ सर, काया ही बनना है सर, सर। गाय चिकित्सक बनना है तो फिर आचार्य चरक को फॉलो कीजिए। चरक ने क्या ठीक बोला है, है। कब बोला है अध्ययन करने के लिए? चरक ने बोला उपवीयूष काल में। उपवीयूष का मतलब होता है जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसके जस्ट बाद से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे टाइम खत्म हो उसके बाद उपवीयूष काल कहलाता है, उस टाइम से पढ़ने के लिए बोला गया है। हम उठते हैं 4-5 बजे। सर हाँ, मैं तो थोड़ा देर हो गाय गया चिकित्सक था। कैसे बनेगा फिर? जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप आचार्य सुश्रुत को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। आप आचार्य चरक को फॉलो कीजिए यहाँ पे। ठीक है। थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है अध्ययन संप्रादानीय अध्याय। मतलब क्या है ना कि अभी जो 120 चैप्टर आएगा प्लस 66 चैप्टर जो उत्तर तंत्र में आएगा, उसी चैप्टर में उसी के बारे में ये पूरे चैप्टर में बोला गया कि सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं, उसके क्या नाम है। तो ये तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, अब देखिए सुश्रुत के कुछ चैप्टर के नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम याद नहीं रहेंगे और याद करने की जरूरत ही नहीं है। जहां मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये चैप्टर पूछा गया है, ये चैप्टर इसमें, तो वो याद रखिए। बाकी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सूत्र स्थान में 46 चैप्टर है, 46 चैप्टर का नाम किसी को याद नहीं रहता है। तो ये जो थर्ड चैप्टर है बेसिकली वही है। तो मैं आपको बस यहाँ पे जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ देखते जाइएगा कि अब पहले जो है, अब यहाँ अध्ययन संक्रांति अध्याय का वर्णन करेंगे। मतलब वही है कि अध्ययन में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो उसमें क्या है, उनमें सूत्र स्थान के कितने अध्याय? 46 अध्याय, ये अंडरलाइन करते जाइएगा। मतलब सूत्र स्थान में 46 अध्याय है, निदान स्थान में 16 अध्याय है, सारी स्थान में 10 अध्याय है, चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय है, कल्प स्थान के 8 अध्याय है, तथा इसके पश्चात उत्तर स्थान के 66 अध्याय है। तो देख लीजिए, अगर ये आप जोड़िएगा इसको हटाकर तो 120 चैप्टर हो जाएगा। 46 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 60 बराबर 120 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। और क्या नहीं माना है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, SBI नहीं माना है। मतलब SBI नहीं माना, सिद्धि स्थान नहीं माना है, विमान स्थान नहीं माना है और इंद्रिय स्थान नहीं माना है, ठीक है। तो
अशुद्ध स्थान में 46, निदान में 16, शरीर में 10, चिकित्सा में 40, कल्प में 8 और उत्तर में 66 अध्याय हैं। अब बाकी जो 46 चैप्टर क्या क्या है, तो ये पहला चैप्टर तो हमने वेदोत्पत्ति देख ही लिया था, शिशोपनयन हम देख रहे हैं और तीसरा अध्ययन संप्रादि है। तो ऐसे ही 46 चैप्टर के नाम है, आप चैप्टर नाम याद नहीं रखेंगे, इसको स्किप कर लेंगे। बस ये रखिए कि शुद्ध स्थान में 46 अध्याय के नाम है, ठीक है। फिर उसी प्रकार निदान स्थान में यहाँ पे आपको उत्तर बताया गया था कि 16 अध्याय को निदान स्थान के नाम से कहे गए हैं। तो 16 अब निदान स्थान जब हम देखेंगे तो वहां पे आएगा विशाल क्या, वो खुला है भाई, माइक खुला है विशाल। ठीक है। तो निदान स्थान में 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर के नाम याद नहीं रखेंगे, बस हमको एक बार ध्यान रखना है कि हाँ पहला चैप्टर वात व्याधि है। बाकी जब चैप्टर देखेंगे निदान स्थान तो भी याद हो जाएगा वहां पे। तो निदान स्थान में 16 चैप्टर है। उसी एक प्रकार तीसरा हमारा क्या है, शारीर स्थान। तो शारीर स्थान में कितने चैप्टर हैं, शारीर स्थान में 10 चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। चरक में कितने हैं शारीर स्थान में चैप्टर, 8 है सर। ठीक है। फिर हमारा आया चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान में कितने चैप्टर हैं, 40 चिकित्सा अध्याय है। यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रायश्चित, प्रशमन, चिकित्सा और शांति कर्म, ये शब्द पर्यायवाचक है। इनका व्याख्यान मतलब चिकित्सा स्थान मतलब चिकित्सा का ही ये क्या है, सिनोनिम है। प्रायश्चित, प्रशमन, चिकित्सा और शांति कर्म, ये क्या है, ये सिनोनिम किसका है, चिकित्सा का। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा चिकित्सा का पर्याय नहीं है, तो कौन है इसमें, तो आप देख लीजिए प्रायश्चित है, प्रशमन है, चिकित्सा तो है ही, और शांतिकरम, ये किसका है पर्याय, चिकित्सा स्थान का, या मतलब सॉरी चिकित्सा का। प्रायश्चित, प्रशमन और शांतिकरम इसका सिनोनिम है। सिनोनिम है यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये इनके सिनोनिम से। आप चरक में भी देख रहे होंगे, चरक में भी आया होगा अभी, अभी चिकित्सा स्थान वहां चला है ना। तो अभी हमने देख लिया चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय है और बाकी प्रायश्चित, प्रशमन और शांति ये चिकित्सा के पर्यायवाची है। फिर कल्प स्थान में कितने अध्याय हैं, कल्प स्थान में 8 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है, जब हम देखेंगे वहां पे आएगा अन्नपान रक्षा विज्ञान। फिर उसके बाद कह दिया कि इस प्रकार पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार 120 अध्यायों का वर्णन किया गया। मतलब अब तक जो 120 अध्याय का वर्णन किया गया है, आगे क्या होगा, आगे उत्तर तंत्र आएगा जिसमें कितने चैप्टर होंगे, 66 चैप्टर होंगे। अब उसमें क्या है उसका बस हमको याद रखना है, ठीक है। उसमें भी 66 में से आपको याद रखना है कि 66 में जो 26 चैप्टर है, 26 अध्याय में शालक्य तंत्र आया है, ठीक है। आप एक जगह लिखते जाइएगा, ठीक है। 66 लिखिएगा, 66 के सामने आप 66 का मतलब समझ जाइएगा कि ये उत्तर तंत्र के लिए है। फिर 26 लिखिएगा और 26 के सामने क्या लिख लीजिएगा, शालाक्य लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लिए, इसमें सर 1 से ठीक। 26। 1 से 26, हाँ। फिर उसके बाद क्या है, पहले 1 से 26 क्या है, शालक्य तंत्र के बारे में आया है। फिर उसके बाद क्या है, कौमार तंत्र के बारे में आया है। तो अगर आप कौमार के चैप्टर जोड़िएगा तो टोटल 14 आएंगे, ठीक है। 14 करके यहाँ पे 14 लिखा है मैंने, इसको कौमार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे वाला है ना सर, 27 से स्टार्ट हाँ, होगा। 27 से 14 लिख 27 से लीजिए। 28। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सॉरी, इसमें कौमार में सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे 13 ही चैप्टर है। इसको 13 करिएगा, ठीक है। आप 13 लिखिएगा इसको, ठीक है। किसका फोन बज रहा है, तो सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देना सर, कौमार्य से पहले सर छूट गया सर, एक जरा सर। 66 चैप्टर है उत्तर तंत्र में, ठीक है। यू कर लीजिएगा, उत्तर तंत्र में 66 चैप्टर है। 66 में 26 चैप्टर शालाक्य से रिलेटेड है और 13 चैप्टर कौमार से रिलेटेड है, ठीक है। 26 चैप्टर के बाद 27वां से 39वां चैप्टर में कौमार वित्त के बारे में वर्णन आया है। फिर क्या है, फिर जो आया है 39वें से 59 अध्याय तक वर्णन किया है, किसके बारे में, चिकित्सा के बारे में, ठीक है। तो चिकित्सा स्थान का भी वर्णन है, काय चिकित्सा का भी अलग वर्णन है। 39 से लेकर कितने अध्याय तक, 59 तक, तो कितने हो गए टोटल, 20। 20, 20 ना। 20 होगा सर, 20। तो सर ये याद करना है या यूं ही आप नॉलेज के लिए बता रहे हैं सर, ये याद बस मैं करना है आपको बता कितने? रहा हूँ कि 66 चैप्टर अच्छा कैसे अच्छा, होगा। ठीक।
ये हो गया काय चिकित्सा। चिकित्सा स्थान का अलग वर्णन है, फिर भी जैसे ज्वर चिकित्सा, रक्तपित चिकित्सा, फिर से वर्णन इन्होंने अच्छे से किया है उत्तर तंत्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो ये हो गया हमारा 59 तक, टोटल 66 है ना। बाकी क्या है, 3 चैप्टर जो है वो उसको भूत विद्या कहते हैं, जिसके नाम क्या है, अमानुष, उपसर्ग, प्रतिषेध, अपस्मार और उन्माद, इसको क्या कहते हैं, भूत विद्या। तो भूत विद्या के चैप्टर पूछा गया था कितने हैं, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा और उसके सामने क्या लिखिएगा, भूत विद्या। ठीक है ना, ये लिख लिया आपने। भूत जी विद्या सर। का पहला 2 चैप्टर तो आपको याद रहेंगे, उन्माद और उपस्मार, ये वाला आप याद रखिएगा, अमानुष, उपसर्ग, प्रतिषेध। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया, ये हो गया हमारा 60, ये हो गया 61 और ये हो गया 62। कैसे हो गया, समझ में आया ना, यहाँ तो 59 था, अब 4 चैप्टर बच गए हैं। तो 4 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तर तंत्र के भूषण भूत हैं। तो आपसे ये भी पूछा गया था कि कौन से चैप्टर उत्तर तंत्र के भूषण भूत है, तो इसको 4 चैप्टर लिख लीजिएगा और उसमें भूषण भूत लिख लीजिएगा। भूषण भूत, भूत विद्या अलग है और भूषण भूत अलग है। तो ये टोटल 46, सॉरी टोटल 66 हो चुके हैं। भूषण भूत में बगल में लिख लीजिएगा आर, एस, टी और डी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अब घबराइए नहीं। 26 जो चैप्टर है शालक्य के हैं, 13 जो चैप्टर है कुमार वृत्ति से हैं, 20 जो चैप्टर है वो काय चिकित्सा रिलेटेड है। काय चिकित्सा, चिकित्सा स्थान का भी अलग से वर्णन है, लेकिन 20 चैप्टर बीच में इन्होंने उत्तर तंत्र में काय चिकित्सा से लिया दिया है। और जो 3 चैप्टर है वो भूत विद्या वाले है। इंपॉर्टेंट यही है, 3 चैप्टर भूत विद्या वाले हैं, जिसमें एक चैप्टर जो हमारा अमानुष प्रतिषेध है, बाकी 2 उन्माद अपस्मार है, और जो 4 चैप्टर है लास्ट के 62, 63, सॉरी 63, 64, 65, 66, 63, 64, 65, 66 उनको कहते हैं भूषण भूत अध्याय। और उन चैप्टर के नाम क्या है, आरएसटीडी। आरएसटीडी का मतलब क्या है, रस, आर से रस भेद विकल्प, एस का मतलब शस्त्रित, टी का मतलब तंत्र युक्ति और डी का मतलब दोष भेद। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 चैप्टर भूषण भूत के। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया है, एक भूत विद्या से आया है और एक हमारे एक भूषण भूत से आया है। ठीक है, ठीक है सर, हो गया। महर्षियों ने इन तत्वों को श्रेष्ठ होने के कारण सर उत्तर, हाँ, काय में 21 आ रहे हैं सर, जो नाम दिए हुए हैं वो 21 दिए हैं। तो फिर 21 कीजिएगा तो सर कौमार में 12 ही रहेगा। कुमार में हाँ, एक कौमार में 12 ही आ रहे हैं सर। एक सेकंड मेरे को देखने दो। वैसे मैं मेरे नोट्स में भी 12 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे काउंट करने में 13 आ रहा था, तो मेरे को लगा कि 13 ही होगा। एक मिनट देख लेता हूँ, 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 2 काउंट हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी, इसको 12 ही कीजिए, कमार में 12 कीजिए, ठीक है, इसको 12 कीजिए, इसको 21 कीजिए, अब सही बोला है आरती ने। ठीक है, शालक्य में 26, कौमार में 12, काय में 21, भूत विद्या में 3 और भूषण भूत में 4। मेन आपको जो याद रखना है वो आपको भूत विद्या और भूषण भूत वाला रखना है, ठीक है। तो 26 हमारा शालक्य में, 12 कौमार वृत्त में, आप लोग सुन लीजिए, 26 शालक्य में, 12 चैप्टर कौमार वृत्त में और 21 चैप्टर काय चिकित्सा में, 3 चैप्टर भूत विद्या में और 4 भूषण भूत में। सर RASTD की एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए, मतलब फुल फॉर्म उनके यहाँ लिखा है लिखा रस हुआ है भेद, उसी में। यहाँ आर मतलब रस भेद विकल्प, अच्छा शस्त्र अच्छा, भेद, ठीक है सर, ठीक। तंत्र युक्ति और दोष भेद। ठीक है, ठीक है, बाकी फिर देखते हैं क्या बोला। महर्षियों ने इस तंत्र को श्रेष्ठ होने के कारण उत्तर तंत्र कहा है, क्योंकि इस तंत्र में अनेक चालुक्य तंत्रों का संग्रह है। बस ऐसा ऐसा है जो इंपॉर्टेंट था। अब उत्तर तंत्र में आप एक चीज देखिए, किस किस के बारे में, शालाक्य तंत्र के बारे में वर्णन है, कमार तंत्र के बारे में वर्णन है, काय चिकित्सा के बारे में वर्णन है, और भूत विद्या के 4, मतलब कि जो 4 हमने अष्टांग बोला उसमें से 4 तंत्र तो यहीं पे आ गए हैं। बाकी वसाय, ये भी अंडरलाइन लीजिएगा, जो वाजीकरण है और रसायन है, इसका वर्णन कहाँ किया है, चिकित्सा स्थान में किया है। ठीक है, कल्प स्थान में किसका वर्णन है, विष तंत्र का वर्णन है। जैसे कल्प स्थान हम अगर हम चरक का देखते हैं तो वहां पे द्रव्य से रिलेटेड है, ठीक है, द्रव्य मतलब जो हम देखते हैं, ये जो 12 प्लांट, जो 12 अध्याय है, सब में के जैसे मदन फल, जीमू तक, इनके बारे में वर्णन है। लेकिन कल्प स्थान अगर हम सुश्रुत का देखते हैं तो उसमें विष तंत्र का वर्णन आ गया है, और शल्य शास्त्र का वर्णन सर्वस्त्र किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि हम जो आचार्य हमारे सुश्रुत है,
उन्होंने आठों तंत्र को टच किया है, ऐसा नहीं कि नहीं टच किया है। लेकिन जो शल्य है उसमें हर जगह है। शालक्य के लिए 1 से 26, कौमार के लिए 27 से 12 चैप्टर जो आगे, काय चिकित्सा के लिए ऊपर भी वर्णन है, नीचे भी वर्णन है, मतलब चिकित्सा स्थान में भी, और भूत विद्या के लिए 3 चैप्टर थे। तो यही था कि मतलब कि शल्य शास्त्र का मतलब हर जगह वर्णन करने के कारण ये भी कह सकते हैं कि उनको श्रेष्ठ बोला है, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा वर्णन किया है। इस तंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए और पढ़कर प्रत्यक्ष कर्म भी निश्चय करना चाहिए, क्योंकि ये सब लाइन रहने दीजिए। एक बार हिंदी देखते क्या क्या कह रहा है कि जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है किंतु प्रत्यक्ष कर्म में निपुण नहीं है, मतलब पढ़ तो लिखता है लेकिन वो प्रत्यक्ष कर्म देखता नहीं, बस थ्योरेटिकल पार्ट उसका स्ट्रांग है लेकिन वो जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो रोगी के चिकित्सा अर्थ होने पर कर्तव्य अकर्तव्य चिकित्सा कार्य में मतलब उसको मोह हो जाता है। भैया मान लीजिए कि वो पढ़ा है लेकिन उससे कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो उसके पास केस आएगा तो क्या होगा, घबरा जाएगा। वही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह जो वैद्य निरंतर कर्मों उपसर्जन्य, ये सब जाने दीजिए, कोई नहीं पूछने वाला, आप इसको जाने दीजिए। इसको बहुत सारी चीज इसमें है जो हमने जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, इसको जाने दीजिए। बाकी ये भी जाने दीजिए जो वैद्य स्नेह है इसको भी जाने दीजिए। आप हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, उसमें बोला ये कौन कुवैद्य है, कौन अच्छा वैद्य है, ये सब है। तो हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। वो जो हमने बताया उसको याद रखिएगा। तीसरा चैप्टर में मतलब जो भूत विद्या है और भूषण भूत वाला आप याद रखिएगा। कौमार में 12 चैप्टर, जो मिस्टेक हुआ था उसको सही कर लीजिए। काय चिकित्सा में 21 और हमारा शालक्य में 26। फिर एक चैप्टर है चौथा, प्रभाषणी अध्याय, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं। अभी तक सबको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है ना चीजें? यस सर। जी सर, अभी तक समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रभाषणी अध्याय। ये भी बहुत एक लाइन का चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, एक श्लोक बस आया हुआ है, वही हम अंडरलाइन करेंगे उसको, ठीक है। प्रभाषणी अध्याय में देखिए एक बस यहाँ पे आया है, एक लाइन इस श्लोक का अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आया था कि कहाँ पे रेफरेंस आया है, तो सुश्रुत सूत स्थान में था। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य एवं ही शस्त्राणि वहुनि गीतस्य च अर्थेषु मूढ़ा खरवद हन्ति। ये मतलब ऐसा ही याद रखिएगा, ये आप सबके लिए भी है कि भैया जैसे क्या है, हम आयुर्वेद तो पढ़ लेते हैं बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, हम आयुर्वेद पढ़ते हैं बट हम मॉडर्न क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। आयुर्वेद को ना जानकर, मतलब पढ़ तो लिया लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैरासीटामोल देके उसको जो बुखार को ठीक कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ ऐसा है कि हम मान लीजिए कि जिस तरह चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गधा केवल उसके भार को ही वहन करता है, मतलब उसके जो गधा है उसका, उसके ऊपर हमने चंदन डाल दिया है तो उसके भार को ही वो ग्रहण कर पा रहा है, उसके द्वारा जो सुगंध निकल रही है उसको कोई महसूस नहीं हो रहा है। तो सही हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं कि हम आयुर्वेद के ज्ञान को अध्ययन तो कर रहे हैं बट उसके यूज नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह चंदन की लकड़ी के वहन करने वाला गधा केवल इसके भार का गहन कर रखता है किंतु चंदन को नहीं जान सकता, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों के अध्ययन कर कर लेने वाले किंतु उन शास्त्रों के तात्विक अर्थों में मूढ़ पुरुष केवल उन गधों की तरह ग्रंथभार मात्र के वाहक हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, वही चीज है कि पढ़ तो लिया है लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे, उसके अर्थों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ही गधा के समान है वो, बस यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, बस ये भी। सर इस चैप रेफरेंस के रूप में आता है क्या सर ये? हाँ, ये एक बार आया हुआ है कहीं पेपर में आया था, यथा खरस चंद्र बाहर भाई। ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब कहीं ना कोई क्वेश्चन पीजी में आया हुआ है। ये सर आया है या आप ये कह रहे थे प्रैक्टिस आयुर्वेद में करो सर इसकी? मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आया भी है और आया नहीं भी है, तो अच्छा तुम अच्छा, समझो इस मत को। ठीक। इसलिए 120 अध्यायों के एक पद एक एक चरण और प्रत्येक श्लोक को वर्णन, मतलब ये सब नहीं याद करना, बस वो श्लोक आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ पे यह है, केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को भी ठीक नहीं जान सकता, अतएव चिकित्सक आवश्यक अन्य शास्त्रों का प्रथम अध्ययन कर पश्चात इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आजकल सरकार सोच रही है ना कि संस्कृत वालों को, मतलब आज का आपको पता है क्या हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो संस्कृत के स्टूडेंट है जिन्होंने 10th के बाद ही 7 साल का कोर्स लाई है बीएमएस का, पता है किसी को ये बात? हाँ यस सर। जी सर। सर, न्यूज ठीक में है, तो पढ़ा तो था। इसके लिए साइंस का कोई मैंडेटरी नहीं होना जरूरी है इनके हिसाब से। पर यहाँ पे ये सर क्या कह रहे इम्प्लीमेंट हैं, हो गया है सर ये? हाँ इम्प्लीमेंट हो गया एनसीआईएसएम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य, लेकिन क्या कह रहे हैं कि भैया सुनो मेरी बात,
कि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ पढ़ो नहीं और सीधे आगे तुम बीएमएस पढ़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, प्रथम अतएव चिकित्सा अन्य शास्त्र हो, जैसे तुम पहले 10th और साइंस 11 12 तो पढ़ लो, उसके बाद आके तुम इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ो। तो आजकल जो एनसीआईएसएम है जो गठन हुआ है, सोचा गया था कि सीसीएम के बाद ये बहुत अच्छा कार्य करेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये अलग ही चीजें सिस्टम अपनाती हैं, कुछ जो ढंग के कार्य होते हैं उनसे तो हो नहीं पा रहे हैं। आप लोग आइएगा सिस्टम में तो आपको पता चलेगा, अभी तो आप लोग सिस्टम में नहीं है, तो कि क्या कमियां हैं। लेकिन ये चीजें यहाँ पे देखिए, इन्होंने सुश्रुत ने क्या बोला है कि भाई सुनो मेरी, यही बोला इन्होंने कि पहले किसी और ज्ञान को पढ़ लो, उसके बाद अच्छे से आयुर्वेद को पढ़ना आगे। ऐसे ही नहीं कि तुम 10 12 पढ़ो नहीं और आके तुम सीधा आयुर्वेद पढ़ने लगो। ये है यहाँ पे, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बस इस चैप्टर में ना यही लाइन यथा खरस चंद्र वार वाली आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी को किसमें डाउट आ रहा है? नहीं सर अभी तक। ठीक है। राहुल, तो आप तो एनएचएम में है ना, तो आपको तो पता ही होगा क्या 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 सर मतलब पता है सर, है ना जी सर। फर्जी में कितना काम करना पड़ता है, सब कुछ बेकार का जिसका कोई अरे मतलब सर नहीं है। ऑनलाइन मत कहिए सर, मतलब फर्जी कर सकते। सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाना है आपको। सही। चलिए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आज का लास्ट भी होगा। चैप्टर का नाम क्या है? अग्र उपहरणीय अध्याय, ठीक है। 5वां चैप्टर है अग्र उपहरणीय अध्याय। फिर देखते हैं कि इसमें कर्म 3 प्रकार का होता है। कर्म 3 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछे कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कर्म 3 प्रकार का होता है, लेकिन चरक ने इसको कर्म को 5 प्रकार का बोला है। तो आप याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि चरक के अनुसार कर्म कितने प्रकार का है, तो 5 प्रकार का। और 3 प्रकार का किसके अनुसार? तो सुश्रुत के अनुसार। कर्म क्या है, वहां पे कुछ और ही कर्म के बारे में बोला गया है, यहाँ पे कुछ और ही कर्म के बारे में बोला गया है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आता है कि कर्म कितने प्रकार के हैं, तो चरक का आप 5 याद रखिएगा और सुश्रुत का आप लोग 3 याद रखिएगा, ठीक है। कर्म 3 प्रकार का होता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ये इन्होंने पंचकर्मा के रेफरेंस में बोल दिया। या फिर मान लीजिए कि जैसे शल्य कर्म है ना, तो शल्य कर्म के पहले भी जैसे हम पूर्व कर्म क्या करते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, फिर क्या करते हैं उसका इंसाइज वाइज जो भी करते हैं, उसका पश्चात में क्या करते हैं, उसमें दवाई भी लगाते हैं। तो इसके रेफरेंस में इन्होंने पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म बोला है। लेकिन चरक ने कर्म जब जब वहां पे मेंशन किया पहले चैप्टर में, तो वहां पे आप देखिएगा विमर्श वगैरह में तो आया कर्म 5 प्रकार का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कर्म चरक के अनुसार तो 5, सुश्रुत के अनुसार तो 3, बस याद रखिए। तो 3 कौन कौन है? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ये कर्म 3 प्रकार के हैं। फिर इनका उपदेश प्रत्येक व्याधि के वर्णन के समय किया जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है। इस शल्य शास्त्र में शस्त्र क्रम के प्रधान होने से प्रथम शस्त्र क्रम तथा, तो सबसे पहले शस्त्र क्रम के बारे में बताएंगे। तो हमें याद रखना है कि शस्त्र क्रम कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। शस्त्र क्रम कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। शस्त्र क्रम 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐसन, आहरण, विस्त्रावन और सीवन। छे भेले वे आहरण, विस्त्रावन, सीवन। तो ये क्या है? शस्त्र क्रम है, ठीक है ना। जो सर्जिकल प्रोसीजर है ये है वो। तो क्या 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 है? तो सुश्रुत ने कितने बोले? शस्त्र क्रम 8 बोले। और चरक ने कितने बोले हैं? सिर्फ 6 बोले हैं सर। चरक ने 6 बोला है। चरक ने, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, चरक ने ऐसन और आहरण को यहाँ पे मानकर नहीं, यहाँ पे नहीं मानकर, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा कि ऐसन और आहरण को नहीं माना और शस्त्र क्रम 6 ही माने हैं, ठीक है। तो सुश्रुत ने 8 शस्त्र क्रम बोले हैं और चरक ने 6 बोले हैं। चरक ने किसको किसको नहीं बोला है? ऐसन और आहरण को चरक ने नहीं बोला है, ठीक है। सी लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये अष्टकर्म नाम याद रखिएगा, 6 भेले वे आहरण, विस्तावन, सीवन। ये आपको पहले से भी पता होगा। फिर कह रहा हूं, उपयुक्त अष्ट शस्त्र कर्मों में से किसी एक कर्म की करने की इच्छा वाले व्यक्ति की प्रथम निम्नलिखित सामग्री। कह रहा है कि आप किसी को शस्त्र कर्म करना है तो कुछ प्रोसीजर पढ़ना है, तो उसके पहले जो प्री रिक्वायरमेंट चीजें हमें इकट्ठा करना है ना, तो क्या क्या हो जाता है? यंत्र, शस्त्र, छार, अग्नि, शलाका, सिंह, जलक, बाबू, जूते, पट्टे, मधु, घृत, चर्बी, दुग्ध, तेल, संतर्पण, ये सब आपको अंडरलाइन नहीं करना है। पंखा वंखा सब कुछ आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या, जब शरद तंत्र के पहले क्या करना, फिर शेष तिथि को, ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब कर दो, दिन वगैरह उतारवा लो, उसके बाद भी कोई प्रोसीजर करो, तो वो इसी के बारे में बोला है। अब यहाँ पे अंडरलाइन, एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, कि पाकिस्तानों के महान होने पर 2 अंगुल या 3 अंगुल तक लंबा व्रण का घाव बनाना चाहिए। मान लीजिए किसी को जख्म बन गया, इतना बड़ा जख्म बन गया है, ठीक है, किसी आप आम अभी सीजन आने वाला, जख्म बनने वाला कॉमन है, तो मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो क्या बोला उन्होंने, अगर पाकिस्तान के महान मतलब बड़े होने पे 2 अंगुल या 3 अंगुल तक लंबा, मतलब अब हम इसको चीरा लगाएंगे ना, तो या तो 2 अंगुल तक और 3 अंगुल तक लंबा चीरा लगाएंगे, बस इन्होंने यही बोला है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि पाकिस्तान के महान होने पे या बड़े होने पे क्या कितना लंबा चीरा लगाना है, तो आप ध्यान रखिए 2 या 3 अंगुल लंबा, ठीक है। अंगुल को हम ए से यहाँ पे लिखेंगे, 2 अंगुल/3 अंगुल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पाकिस्तान के महान होने पे, कहीं पे कुछ और आएगा, यहाँ पे क्या, पाकिस्तान के महान होने पे यहाँ लिखा हुआ है श्लोक में, महत्त मतलब महान, च पाकेशु, द्वय अंगुल, द्वय और द्वय अंगुलांतर, त्रय अंगुलांतर व शस्त्र पद मुक्ता। तो यहाँ पे याद रखिए कि कोई भी पाकिस्तान बड़ा है, जख्म बड़ा है, तो वहां पे 2 या 3 अंगुल का लंबा चीरा लगाना है। ये हमारा ये हो गया, अंडरलाइन कर लिया आपने। फिर आगे है व्रण के गुण। मान लीजिए व्रण जहाँ बना है पे उसके, व्रण समाप्त हो रहा है वहां से 3 अंगुल एक्स्ट्रा लेना है, या बेस में मेन सेंटर से 3 अंगुल लेना है? अरे कहीं से ये लेना है, जहाँ ये पे व्रण व्रण है समाप्त भाई, हो रहा है सर। ये व्रण है, इसमें 2 या 3 अंगुल तक चीरा लगाना है, बस कहाँ से समाप्त हो रहा है, क्या करना है, ये आपने इसमें कहीं लिखा हुआ है ऐसा ठीक, कुछ? ठीक है। आप बस ये याद रखिए कि अगर बोला जा रहा है कि महान है तो क्या करना है, दो या लम अब कोने से लेना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से लेना है, ऊपर से लेना है, नीचे से लेना है, ये नहीं कि बोला गया है, ठीक है। तो फिर आगे क्या है, व्रण के गुण, देखिए आगे व्रण के गुण है, फिर इसके आगे कुछ और है, फिर आगे कुछ और है, तो वो याद रखिएगा, यहाँ पे पहले हम अंडरलाइन कर लिए हैं व्रण के गुण, तो व्रण के गुण क्या क्या है, आयत, विशाल, सम, सुव्यक्त और निराश्रय। वन के गुण कितने हो गए, 5 हो गए। आयत मतलब दीर्घ, विशाल चौड़ा, सम सुविभक्त मतलब अर्थात तीक्ष्ण शस्त्र से साफ कटा हुआ, जिस कारण त्वचा में अधिक नाश ना हुआ, और तथा निराश्रय, निराश्रय मतलब अंदर में ना पस नहीं जमा हो। ये व्रण के गुण है, ठीक है। व्रण के गुण कितने हैं, 5 है। आप याद रखिएगा, 5 हो, आयत विशाल सम सुविभक्त और निराश्रय। फिर क्या करे, व्रण चिकित्सा क्रम में श्रेष्ठ माना जाता है। अब दो अलग अलग चीज है, ये है व्रण कर्माणि सस्यते, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, आयत विशाल सुविभक्त निराश्रय, सिर्फ जो चेंज आया है वो किसका आया है, सम का आया है, यहाँ पे सम नहीं है, ठीक है। ये दोनों है क्या, ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें आयत विशाल सम काट लीजिएगा, सम नहीं है, सम की जगह क्या है, प्राप्त काल, मतलब कि टाइम पूरा हो गया, मतलब ये क्या व्रण जो है, ये और ये व्रण जो हमारे बॉडी में व्रण बन चुके हैं, मान लीजिए हमारे बॉडी में जख्म बन गए हैं, खुद से बन गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में होने बताया गया है कि अगर मान लीजिए जो व्रण हमारे बॉडी में बनते हैं, वो उसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो आयत हो सकता है, वो बड़ा विशाल हो सकता है, वो सम हो सकता है, सुविभक्त हो सकता है, और निराश्रय होना चाहिए, व्रण के गुण है। लेकिन ये क्या है, सर ये इसको लक्षण बोल सकते हैं, ये व्रण के व्रण। गुण बोले हैं, लक्षण नहीं बोलिए। जब श्लोक में देखिए लिखा हो व्रण गुण है, ये याद रखिए, ठीक है। एक्स्ट्रा ऊपर कुछ वाला और नहीं लिखा है सर, नीचे वाला को हम बोल रहे हैं, आयत नहीं, विशाल, नहीं, इसको भी नहीं बोल। नहीं, आपको लिखा है, क्या लिखा है, प्राप्त व्रण कर्माणि सस्यते। जब आप कर्म करते हैं ना, तो आप भी व्रण, मान लीजिए किसी को जख्म हो गया है, तो आप उसमें व्रण बनाएंगे ना, उसको चीरा लगाएंगे, तो उसमें भी व्रण बनेगा ना। तो उसके लिए बोला गया है कि वो कैसा होना चाहिए, आयत होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, सुविभक्त होना चाहिए, निराश्रय होना चाहिए, और प्राप्त काल मतलब वो जो भी व्रण बना रहे हैं, वो उचित समय पर आप उस पे व्रण बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आम अवस्था, मतलब मान लीजिए किसी को घाव वबा पका ही नहीं, आप उस पे चीरा लगा दिए। तो यहाँ पे ये है कि आप जब शस्त्र क्रम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान पूर्वक व्रण के बारे में पता होना चाहिए कि उसको प्राप्त काल है कि नहीं है, ये बोला गया है। हिंदी में देखिए वही बोला है कि शोध विदर्धी या फोड़े को आम अवस्था में चीरने से पूर्ण रूप से दोष नहीं निकलते, तथा पके हुए अपेक्षा करने से भीतर ही भीतर उसका व्रण बना देता है। तो ये आपका जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं, उसके बाद जो व्रण बन रहा है उसके बारे में बोला गया है। फिर क्या है, यहाँ पे वेदस्य शस्त्र क्रमाणि सस्यते। अब जो आप वैद्य हैं, तो आपको क्या क्या होना चाहिए, शौर्यम आशु क्रिया, शस्त्र तक्षण्यात,
अश्वेत अवेप्तु असमो वेदस्य शस्त्रग्रामी सस्यते। मतलब जो वैद्य है उसके बारे में, जो वैद्य, जैसे आप क्या करेंगे, आप शल्य काम करेंगे तो आपको कैसा होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, सौर होना चाहिए, आशु क्रिया, मतलब आप तुरंत काम करिए, ऐसा नहीं कि सो जाइए वहां जाके। शस्त्र की तीक्ष्णता को आपको, शस्त्र तीक्ष्णता, शस्त्र की तीक्ष्णता के बारे में आपको पता होना चाहिए। अश्वेत, ऐसा नहीं कि आप प्रोसीजर कर रहे हैं और आपके शरीर से पसीने आ रहे हो। अवेप्तु मतलब वेप्तु, अवेप्तु मतलब ऐसा नहीं कि आप, अवेप्तु का मतलब पसीने नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं कि वेप्तु मतलब कांपना, कांपने नहीं होने चाहिए। असमो, आप ऐसा नहीं कि बेहोश हो जाए वहां पे। तो ये कितने गुण हो गए, 6 गुण वैद्य के शस्त्र, जो जो वैद्य शस्त्र क्रम हो रहा है उसके हो गए ना, सूर, फिर क्या हो गया, शौर्यम, आशु क्रिया, शस्त्र की तीक्ष्णता का वो जानता हो, अश्वेत, अवेप्तु और असमो, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो ये 6 जो शल्य चिकित्सक है उनके गुण है, ठीक है। जो सर्जन, ऐसे ही सर्जन शस्त्र क्रम में प्रशस्त होते हैं, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग चीज है। तो ये वर्ण का गुण था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है वर्ण के गुण क्या है, तो आप इसमें याद रखिएगा, एक्स्ट्रा क्या आ गया, सम आ गया है यहाँ पे। जब वर्ण कर्माणी सस्य थे, जब आप वर्ण बनाएंगे, ऐसा बहुत रेफरेंस रेयरली है कि आपसे पूछेगा, वो सीधे श्लोक बोल देगा वर्ण कर्माणी सस्य थे, तो 5 4 इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बस याद रखना कि उसमें सम नहीं है, उसकी जगह प्राप्त काल आ गया है, ठीक है। यदि एक व्रण से फोड़े की शुद्धि ना हो, मान लीजिए कि आपने फोड़ा है, उसके बाद आपने उसमें व्रण लगाया है, व्रण का मतलब इंसिजन हो रहा है, ठीक है। लिखा है यदि एक व्रण से फोड़े की शुद्धि ना हो या पू आदि का पूर्ण रूप से निगमन ना हुआ हो, तो विचार कर दूसरा व्रण आपको बढ़ाना है। ऐसा मान लीजिए आपने कोई चीरा लगाया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा पस रह चुका है, तो आप क्या कीजिए, उसके बगल में दूसरा चीरा लगा दीजिए। बस यहाँ पे यही कह रहा है, जिस जिस स्थान पे दोष की गति तथा उभार प्रतीत हो, उस स्थान पे शस्त्र से वर्णन करने चाहिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि जहां जहां पस कलेक्शन है, जहां पे उठा हुआ है, वहां पे आप चीरा लगा दीजिए। अब इंपॉर्टेंट है ये 2 लाइन, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं यहाँ से, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें क्या कह रहा है, जो भ्रू मतलब भावें जो है, भ्रू, गंड स्थल, शंख प्रदेश, ललाट, आंखों के पलक, ओठ पे, दंतवेश मतलब मसूड़ों पे, कक्षा में, कुक्षी में और वंक्षन में, इन स्थानों में तिरछा छेदन करना चाहिए। मतलब जो आप इंसिजन लगा रहे हैं, अगर भ्रू पे मान लीजिए आपके भाव है, तो इसमें ना ऐसे इंसिजन लगाइए, तिरछा लगाइए। तो तिरछा कहाँ कहाँ लगाना है, भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, औष्ठ, दंत, वेष्ट, कक्षा, कुच्छी, वंक्षन। ठीक है, तो आप ये 9 जो नाम है, 9 10 नाम है, इसको याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका में भी बताऊंगा मैं, कि इसमें क्या बोला, तिर्यक बोला है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, कि बुद्धिमान व्यस्त हस्त और पाद में, मतलब हाथ और पैर में चंद्रमंडल के समान, चंद्र के समान गोल छेदन करे, तथा गुदा और मेढ में अर्ध चंद्रकार छेदन करे, ठीक है। तो आपको याद सिर्फ यही रखना है, ठीक है। आपको बस याद इसलिए यही रखना है क्योंकि बाकी चीज का बारे में मेंशन नहीं किया। अगर आप इसको, आपको याद है कि हस्त पाद में अगर चंद्रमंडल है और गुदा और मेढ में अर्धचंडल मंडल है, तो इसके बराबर जो भी होगा उसमें तिरछा होगा, समझे। जी, जी सर। समझ गया जी आप सर। आप यस इसको सर। मतलब याद नहीं रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा नहीं। मान लीजिए आपको आपको हाथ ऑप्शन में यही 5 6 में से नाम याद देगा, तो आप ये वाला याद रखिए ना। इसके अलावा आपको जैसे गुदा मेड आपको हमेशा साथ में रखना है याद। गुदा मेड में कैसा, अर्धचंद्र आकृति, ठीक है। लेकिन हाथ पाद में कैसा, चंद्र मतलब चंद्र की आकृति का। तो हाथ पैर में चंद्र की आकृति और गुदा मेड में अर्धचंद्र की आकृति। बाकी इसके अलावा कुछ भी आया, हाथ पैर के अलावा, गुदा मेड के अलावा कुछ भी आया, मान लीजिए कि आंखों के पलक आ गया, ओठ आ गया, दंत वेष्ट आ गया, जो भी आपको नाम नहीं याद है, आपको याद रखना कि तिरछा लगाना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए बोला गया कि चंद्रमंडल के समय किस में हो, तो आपको ऑप्शन दे दे, भ्रू में, आंखों के पलक में, ओष्ठ में और पानी में। तो आपको याद रहे कि हाँ भैया पानी में याद है, मतलब हाथ में याद है। तो आप ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। तो ये वाला अपने आप याद रहेगा कि 3 तरह के है ना, एक तो अर्ध चंद्रमंडल, एक मंडल चंद्रमंडल और एक तिर्यक। तो तिर्यक वाला याद मत कीजिए, ये दोनों याद कीजिएगा। बाकी जितना भी होगा सब जिसमें तिरछा लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपने जहां बोला कि टेढ़ा लगाइए तिर्यक वहां नहीं लगाइए, या जहां पे बोला गया चंद्रमंडल के समान वहां नहीं लगे, तो क्या होगा, उपयुक्त विधि के अनुसार चीरा ना लगाने से सीरा स्नायु का छेदन हो जाता है, पीड़ा अधिक होती है, और जो व्रण है वो भी भरता नहीं है, ठीक है, और मांस में गुटपट उत्पन्न होता है। तो इसको याद नहीं रखिए, बस आप ये याद रखिए कि किसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ, इसको जाने मत दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्योंकि सुश्रुत में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछ देते हैं वो।
ठीक है, फिर एक और है कि मूढ़ ये भी इंपॉर्टेंट है। मूढ़, उदर रोग, अर्श, अश्मीरी मतलब पथरी, भगंदर और मुख रोग में रोगी को बिना कुछ खिला ही स्वस्थ कम करना चाहिए। मतलब एनपीओ होता है ना, नील पर ओरली हम करते हैं ना, सर्जरी करते हैं, तो कोई ऐसे 6 डिजीज है जहाँ पे चरक ने बोला, सुश्रुत ने बोला है कि इनको कुछ मत खिलाइए और इनका सर्जिकल प्रोसीजर करिए। कौन कौन है? मूढ़, उदर रोग, अर्श, अश्मीरी, भगंदर एक साथ याद रखिएगा। और मूढ़, उदर रोग एक साथ ही रखिएगा, और मुख रोग, इन 6 डिजीज में बिल्कुल याद रखिएगा कि एनपीओ रखना है। याद रहेगा आपको? अर्श, अश्मीरी, भगंदर एक साथ याद रखिए, मूढ़, उदर रोग एक साथ याद रखिए, और मुख रोग है। मूढ़ है तो मुख भी है। इन 6 में हमें कुछ पेशेंट को खिलाना नहीं है। ऐसे ही व्रण, जो अगर इसका प्रोसीजर करना है तो हमको खाली पेट करेंगे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? तदंतर व्रण से शस्त्र को निकालकर रोगी को शीतल जल से आश्वासन या ये सब जाने दीजिए। फिर कषाय से व्रण का प्रक्षालन करें। उसके बाद क्या करें? व्रण के भीतर के शेष कषाय जल को पास, ये सब जाने दीजिए। इसको भी जाने दीजिए, इसको इस श्लोक को काट दीजिए। फिर कह रहा है कि धूपन कर्म करे, इसको भी जाने दीजिए, इसको भी जाने दीजिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये वाला श्लोक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी जान, इस जो ब्रह्मदेव इसको अनुवादन करो, इसकी रक्षा करो, वो करो, सब जाने दो, कोई नहीं पूछने वाला है। ये सब जाने दीजिए, जो हमारा जैसे जैसे हम बोल रहे हैं जाने दीजिए, इसको मत पढ़िए, लेकिन जो हम जो बोले हैं याद करने के लिए, उसको याद करते जाइएगा। ठीक है, आगे एक लाइन अंडरलाइन करना है ये, कि अब हो गया ना, व्रण हो गया ना, तो व्रण पे क्या करेंगे? व्रण बंधन करते हैं, व्रण पे पट्टी लगाते हैं। किसका माइक चल रहा है? ठीक है। तो व्रण के ऊपर पट्टी लगाते हैं, बंधन लगाते हैं ना, तो बोला है कि तीसरे दिन व्रण बंधन की पट्टी खोल देनी चाहिए। ठीक है ना? आप कोई भी पट्टी लगा रहे हैं, मान लीजिए 1 तारीख को लगा रहे हैं, तो तीसरे दिन मतलब दूसरा, 1 तारीख, 2 और तीसरा दिन कौन सा होगा? 1 तारीख तीसरे दिन, ठीक है, इस दिन आप खोल दीजिए। ठीक है, पट्टी यही कह रहा है ये। यहाँ पे एक कॉमन बोल दिया कि अगर आपने कोई व्रण बनाया, मान ली किसी को जख्म हो गया, तो उसका आपने चीरा लगाया, उसके बाद चीरा लगाने के बाद आपने क्या उसमें गॉज पीस से उसको चिपकाया है, उसको मतलब उसमें डेटॉल वेटॉल लगाया है, तो आप उसको ज्यादा दिन तक मत रखिए, तीसरे दिन इसको खोल दीजिए। फिर अगर मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया, दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठ पड़ के देरी से रोहन होता है और वेदना अधिक तीव्र होती है। मतलब आपने मान लीजिए आज आपने व्रण लगाया, वो चीरा लगाया और नेक्स्ट डे खोल दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? व्रण में गांठें पड़ जाएगी और उसमें हीलिंग जल्दी नहीं होगा। फिर इसके बाद व्रण के दोष तथा समय की, मौसम और रोगी के बल जैसे हीन, मध्यम, उत्तम आयु आदि का विचार कर कषाय लेप, यंत्र, बंद आहार, आचार का प्रयोग करना चाहिए। इसको भी जाने दीजिए। जल्दी अच्छे होने की आकांक्षा से शीघ्रता करते हुए व्रण पर रोपण कभी, मतलब आपको ये नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत जल्दी व्रण पे रोपण मतलब हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से आप घबरा के ना कुछ उटपटांग काम कीजिएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सब अंडरलाइन में चीजें बस तीसरे तीसरे दिन में सर पट्टी बांधने वाला दिन ऐड होगा? ऐड क्या होगा? उसको खोलना है, फिर दूसरी लगानी है। क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, मतलब आपने कहा ना सर, मतलब बताया सर आपने तीसरे दिन व्रण बंधन की पट्टी खोलकर, तो यानी कि जब व्रण बांधा है तो वो दिन गिना जाएगा, वो पहला दिन होगा पहला दिन या वो जिस होगा, दिन? दूसरा दिन जिस दिन कुछ नहीं करना, तीसरा दिन इसको खोलना है, ये हो गया ना। अच्छा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। नेक्स्ट मिनट, ठीक। ठीक। अभी तो इसने कॉमन बोला, अभी ऋतु के अनुसार इन्होंने फिर आगे बोल दिया, ऐसा नहीं है। यही पहले बोलेंगे तीसरे दिन, फिर आगे बोलेंगे दूसरे दिन पे। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब ऐसा प्रोसीजर हो, उसके बाद क्या करना चाहिए? अजीर्ण, व्यायाम, स्त्री संभोग, हर्ष, क्रोध और भय, इनका वर्जन करना चाहिए। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जब चीरा उड़ा लगा रहे हैं, तो मरीज को क्या बोलिए कि अजीर्ण मत रहिए, व्यायाम मत कीजिए, स्त्री संभोग, हर्ष, क्रोध और भय, इनका सेवन मत कीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि बुद्धिमान वैद्य हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में, मतलब ये जो 3 ऋतु हैं, हेमंत, शिशिर और वसंत में तीसरे दिन पट खोले, तथा शरत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दूसरे दिन वर्ण की पट्टी खोल देवे। देख रहे हैं, वहां पे तीसरा दिन बोला, फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ऋतु के अनुसार बोला है कि हेमंत, शिशिर और वसंत में तीसरे। अगर आपसे कॉमन पूछा जाए तो आप 3 दिन बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऋतु में किसने दिन, तो आप ऋतु के अनुसार याद रखिए, हेमंत, शिशिर, वसंत में तीसरे दिन, शरद, ग्रीष्म और वर्षा में दूसरे दिन। ठीक है, समझ में आया? अगर आपसे कॉमन कोई पूछे तो आप तीसरे दिन ठीक है बोलिएगा, सर। और कोई ऋतु के अनुसार पूछे तो आप जो से ऋतु में जो आया वो याद रखिएगा। ठीक है।
ये यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि व्रण में पाक द्वारा अथवा तीव्र रक्तस्राव द्वारा हानि या प्राण भय की संभावना होने पे, मान लीजिए व्रण बहुत ज्यादा पक हो गया, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि भैया प्राण मतलब निपट जाएगा, तो उन्हें पट मोक्षण के उक्त नियमों पर ध्यान ना देते हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट का रक्तस्राव हो रहा है और आप कहेंगे नहीं यार आज तो तीसरा दिन हुआ नहीं, आज तो मैं खोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसमें आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, पर ध्यान वही बोला, इस पे ध्यान ना देते हुए, जैसे जलते हुए मकान के प्रतिकार की तरह, जिस जैसे कोई मान ली घर में किसी का आग लगा हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि भैया तीसरा दिन पानी डालूंगा, नहीं, तुरंत उसमें पानी डालना स्टार्ट कीजिए। वैसी प्रतिक्रिया करनी है आपको, वो भी ध्यान रखना है। तीसरा दिन मैंने, आचार्य सुश्रुत ये करें, तीसरा दिन तो मैंने बोल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरे दिन या दूसरे दिन ही खोलो। आपको लग रहा है कि उसमें रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है या व्रण में बहुत ज्यादा पाक हो गया, तो उसको खोलो और उसमें जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो क्रिया कीजिए। फिर लास्ट ये श्लोक है इस चैप्टर का, किसी शस्त्र की चोट से अथवा शस्त्र क्रिया के कारण व्रण में उत्पन्न हुई तीव्र वेदना जो कि शरीर को दुखित या संतप्त करती हो, मतलब क्या है कि इसमें क्या करना है, ये क्या है, ये याद रखिएगा कि मान लीजिए कि कोई शस्त्र है, मतलब कोई शस्त्र है जिससे चोट लग गया, या फिर शस्त्र क्रिया के कारण मतलब आपने कोई प्रोसीजर किया है, तो उसके बाद जो व्रण बना है, तो उसमें क्या करना है, उसमें वेदना को रोकना है ना, दर्द होगा ना, तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, मुलेठी के चूर्ण में युक्त किंचित उष्ण घृत के द्वारा उसमें सेकना है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या है, मुलेठी का अभी एक दो आगे चैप्टर में बहुत सारे ऐसे ही मुलेठी मुलेठी आएंगे। मुलेठी प्लस यहाँ पे लिख लीजिए, मुलेठी प्लस घृत, उष्ण घृत, ठीक है। ये कब करना है, मान लीजिए आपने जब शस्त्र कर्म क्रिया है ना, शस्त्र कर्म क्रिया में जब उसको पेन हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए, आपने जब शस्त्र मतलब आपने चीरा लगाया है, तो पेशेंट को तो दर्द होगा ना, तो उसको बोलेंगे ना कि क्या दवाई दीजिए, तो आप पेन किलर नहीं दीजिएगा, आप क्या बोलिएगा, मुलेठी का चूर्ण लो, उसमें थोड़ा सा घी लगाओ और उसमें थोड़ा सा सिकाई करो या सेचो, या फिर उस पर लगाओ, लेप की तरह लगाओ। आप यही बोलिएगा, ठीक है। मुलेठी क्या करता है, मुलेठी हीलिंग करता है ना, हील के लिए भी अच्छा, और शीतल भी है ये। अभी आएगा मुलेठी को कभी मधु के साथ बोलेगा किसी चीज में देने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो शस्त्र की चोट हो गई है, या फिर आपने जो व्रण बनाया है किसी भी जख्म, किसी भी व्रण जख्म पे, तो उसमें अगर पेशेंट को वेदना हो रही है, तो आप क्या कीजिए, मुलेठी का पाउडर लीजिए और उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए और उसे सेक दीजिए। तो ये हमारा 5वां चैप्टर था, अग्र उपरहनी अध्याय, ठीक है।